तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे दोस्तों, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो लगभग लगभग सारे देश पे लगभग अपना कब्जा जमा चुकी थी दोस्तों। तो अब इनके अंदर क्या एक भावना आया कि यहाँ के लोगों को कैसे सिविलाइज किया जाए और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे हो, कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि वो हमारे बातों पे अमल करे या हमारी बातों को वो एक्सेप्ट करे, हमारी बातों को माने और लंबे समय तक हम यहाँ पे शासन करें और राज्य करें। तो वो एजुकेशन पैटर्न को ही चेंज करना चाहते थे या अपना जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको यहाँ पे लागू करना चाहते थे या लाना चाहते थे। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों आज। The tradition of Orientalism in 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. तो 1783 में दोस्तों एक विलियम जोन्स के नाम से जो व्यक्ति थे वो कलकत्ता में आते हैं। He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that expert in law. तो इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ पे, एज जूनियर जज के रूप में। कहाँ पे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। और वो लॉ के एक महारत व्यक्ति थे। जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक, और ये भाषा पे भी इनका बहुत बड़ी पकड़ थी। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learned Persian at Calcutta. He began spending many hours a day with Pandits, who taught him the subtitles of Sanskrit language, grammar and poetry. तो ये एक भाषा के रूप में भी ये भाषा सीखने में बहुत ही एक शौकीन व्यक्ति थे। तो इन्होंने जैसे ग्रीक, लैटिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका शिक्षा हासिल किया, और जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश, ये भी इन्होंने इसके साथ साथ सीखा। अरबिक अपने दोस्तों से सीखे, और उसके साथ साथ पर्शियन का भी नॉलेज इन्होंने लिया कलकत्ता में। और ये बहुत से समय अपना पंडितों के साथ गुजारते थे ताकि उनसे ये संस्कृत भी सीख लें, और संस्कृत, ग्रामर और पोएट्री, ये सब संस्कृत भी सीखने का इनको बहुत ही दिलचस्प होता था। Jones discovered that his interests were shared by many British officers living in Calcutta at the time. Englishmen like Henry Thomas, Colebrook, and Nathaniel Hallett were also busy discovering an ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. तो ये जॉन्स क्या डिस्कवर करना चाहते थे दोस्तों, तो ये जो इनके जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो अधिकारी थे वहाँ के, जो कि कलकत्ता में रहते थे, जैसे कि नैन्थियन हैलर्ड और एक और व्यक्ति थे। तो ये क्या कहते हैं, जो संस्कृत था, जो पर्शियन में इनको जानकारी हुआ, ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके लिखते थे दोस्तों। Together with them, John set up the Ascetic Society of Bengal and started a journal called Ascetic Research. तो इसी के साथ साथ जॉन्स ने क्या किया, जो बंगाल का जो सोसाइटी था, जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी बंगाल में, उनको इन्होंने एक रिसर्च करके एक जर्नल बनाया, और उसमें एसेटिक रिसर्च के नाम से इसको नाम दिया गया। जॉन्स एंड कोलब्रुक come to represent a particular attitude towards India. जॉन्स और कोलब्रुक थे क्या करते थे, एक पार्टिकुलर एटीट्यूड इंडिया के प्रति रिप्रेजेंट किया उन्होंने। दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। तो इन्होंने एक बहुत सम्मान के रूप में, बहुत रेस्पेक्ट के साथ जो प्राचीन काल के जो कल्चर थे, जो संस्कृति था इंडिया का, उसको इन्होंने सम्मान किया दोस्तों। और इनका ये भी अंदर अंदर एक थॉट था, सोच था कि अगर इंडिया के जो एंशिएंट कल्चर है, जो इनका परंपरा, जो ट्रेडिशन है, अगर या इनके जो बुक्स हैं, जो इनके लैंग्वेजेज है, अगर ये सब को हमने अच्छे से जान लिया तो इन पे काबू करना आसानी से हम कर सकते हैं, या इन पे
अच्छे से शासन कर सकते हैं। तो इनका सीखने का एक ये भी सोच था, ताकि अच्छे से ये लैंग्वेज सीख ले। जो संस्कृत था उस टाइम में, जो पर्शियन लैंग्वेजेस बोली जाती थी मुगल डायनेस्टी में, तो ये सब सीख के ये अच्छे से यहाँ पे कैसे ये शासन कर सके, इसका भी एक मेन रीज़न था जिसके कारण ये दिलचस्पी लेते थे लैंग्वेजेस में। The Indian civilization they felt had attained its glory in the ancient past, but had subsequently declined. तो जैसे इनको पता चला या इनको मालूम हुआ कि जो इंडियन सिविलाइजेशन था ये बहुत ही अच्छे मुकाम पे था प्राचीन काल में। इनका कल्चर, इनका सिविलाइजेशन, इनका रहन सहन बहुत ही अच्छे तरीके से था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये घटते जा रहा है। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के समझने के लिए, इनके कल्चर को समझने के लिए इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि हमें सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, जो इनके लीगल टैक्सेस हैं, जो इनके कल्चर या कस्टम है, जो इनके होली बुक्स हैं, जो एंशियंट में इनके जो बहुत से बुक्स हैं, उन पे हम अच्छे से अपने नॉलेज ले और इनको अच्छे से इंडिया को अच्छे से हम रन कर सकते हैं इसके थ्रू। अब देखिए दोस्तों, इनका इतना दिलचस्पी था, ये विलियम जोन्स हैं जो कि यहाँ पे पर्शियन सीख रहे हैं। ये जो हैं, जो पर्शियन का टीचर है, और एक जो ये बैठे हैं सूट बूट में, ये विलियम जोन्स हैं जो पर्शियन लैंग्वेज सीख रहे हैं इनसे। तो इनका दिलचस्पी बहुत है इन सब चीज़ों में। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं मदरसा के बारे में। आखिर मदरसा क्या है? मदरसा का शब्द दोस्तों होता है पढ़ने की जगह, या उसको उर्दू में दर्स बोलते हैं। तो मदरसा का मतलब होता है दर्स, और दर्स का मतलब होता है जहाँ पे पढ़ाई जाए या शिक्षा लेने की जगह या कोई नई चीज़ सीखने की जगह, उसको दर्स बोलते हैं। तो इसको पूरा मुकम्मल मदरसा के रूप में जानते हैं। मदरसा जो एक इंस्टीट्यूशन है, या जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है या पढ़ाई जाती है। तो मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781। तो मदरसा कहाँ पे सेटअप हुआ दोस्तों? 1781 में कलकत्ता में। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। और ये किसको प्रोत्साहित करने के लिए हुआ? जैसे कि अरबी लोग पढ़ सके, फ़ारसी पढ़े, और इस्लामिक जो इनके शरीयत के हिसाब से जो कानून हैं उनको जान सके अच्छे से। एंड द हिंदू कॉलेज वाज एस्टाब्लिश इन बनारस इन 1791। और हिंदू कॉलेज भी कहाँ पे एस्टाब्लिश किया गया? बनारस में 1791 में दोस्तों। टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट्स दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो बनारस में भी हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ, और वो इसलिए हुआ ताकि जो प्राचीन काल के जो संस्कृत टेक्स्ट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए और उनको अच्छे से देश को एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें यूजफुल हो। इस हिसाब से उन्होंने इन चीज़ का स्थापना करवाया दोस्तों। ग्रेव्स एरर ऑफ द ईस्ट। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. तो बहुत से जो क्या 19 सेंचुरी के दौरान बहुत से जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इसका आलोचना करना शुरू कर दिया कि ये सब सीखने से या पढ़ने से कोई क्या इसका विजन होगा, या क्या इससे लाभ या फ़ायदा होगा। तो ये सब क्रिटिसाइज करने लगे इस चीज़ को। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट। तो कुछ जो ब्रिटिशर थे वो क्या कहते थे कि जो ईस्ट अपने देश को बोला जाता था, क्योंकि ब्रिटिश से ईस्ट साइड में पड़ेगा भारत, तो इसके कारण इसको ईस्ट के नाम से वो लोग जानते थे। तो ये लोग कहते थे कि जो ईस्ट है, ये इनका जो अनसाइंटिफिक इनका थॉट है, इनका जो सोच है अनसाइंटिफिक है, ये साइंटिफिकली नहीं सोचते हैं, इनमें बहुत अभी एजुकेशन का कमी है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, और ये अंधविश्वास पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये सब उनका मानना था दोस्तों।
So they argue that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो ये जो ब्रिटिश के थे वो क्या कह रहे थे कि ये सब सीखने से कोई फ़ायदा, ये गलत होगा कि हम इतना टाइम अपना इस पे खर्च करें कि हम अम, अरबिक सीखें, संस्कृत सीखें और जो लिटरेचर है उसको सीखें, क्योंकि ये सब अनसाइंटिफिक है और ये मॉडर्न नहीं है, तो इसको सीखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया विलियम जॉन्स को। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, he saw India as an uncivilized country and needed to be civilized। जो थॉमस बेबिंगटन थे मैकॉले, वो क्या देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अनसिविलाइज्ड है और यहाँ पे सिविलाइजेशन की ज़रूरत है। लोगों को अभी रहने सहने का तरीका मालूम नहीं है, जीवन कैसे जीते हैं ये सब के बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो ये अनसिविलाइज्ड है, इनको सिविलाइज की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस। और इनका ये भी मानना था कि जैसे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है और इनके सिस्टम में बहुत से फ़र्क है और ये कंपेयर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ओरिएंटलिस्ट, दोज विथ अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वह जो स्कॉलरली नॉलेज, जिसको नॉलेज हो लैंग्वेज का और कल्चर, जो एशिया का कल्चर है उसको ओरिएंटलिस्ट बोले जाते हैं। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉली एम्फेसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो मैकॉली थे उनका क्या सोच था, उनका मेन सोच था कि ये इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लाया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, वो ज़रूरत है यहाँ पे और ये सब सिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। और उनका ये भी सोचना था कि अगर ये इंग्लिश का नॉलेज इनको हो जाएगा तो जैसे तो इंडियन आसानी से, जो भारतीय हैं वो आसानी से इंग्लिश लिटरेचर का किताबें पढ़ सकते हैं जो कि संसार में, जिसका संसार ने प्रोड्यूस किया है, अलग अलग इतिहास वो जान सकते हैं। तो ये इंग्लिश अगर जान सकेंगे तो आसानी से ये पढ़ सकते हैं। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और इनके साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि जो पश्चिम मुल्क है, पश्चिम देश है, उन्होंने क्या क्या विकास किया है, कैसे कैसे साइंटिफिक तरीके से उन्होंने विकास किया है, उनके बारे में जान सकते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। और इन्होंने साफ ये मान लिया कि इंग्लिश सीख लेंगे तभी इनका सिविलाइजेशन हो सकता है और इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगा, कल्चर चेंज हो जाएगा। तो ये इंग्लिश के थ्रू ही हो सकता है, जो मैकॉले का सोच था दोस्तों। फॉलोइंग मैकॉले's minute, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 was introduced। तो एक क्या बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया दोस्तों मैकॉले मिनट के नाम से, एजुकेशन जो शिक्षा में 1835 में। और द डिसीजन was to make English the medium of instruction for higher education and to stop promotion of oriental institution like कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। तो इस डिसीजन में इन्होंने क्या डिसीजन लिया दोस्तों, क्या निर्णय लिया इन्होंने कि इंग्लिश को ही एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिया जाए, जिससे मतलब इंग्लिश से ही आदमी बात कर सके हायर एजुकेशन जो है उसमें। और जो इनका ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है जैसे मदरसा हुआ या बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया था, तो इसको बंद किया जाए और इंग्लिश मीडियम में ही स्कूल या इंस्टीट्यूशन चलाया जाए। These institutions were seen as a temples of darkness that were falling off themselves into decay। और इनका ये सोचना था कि ये जो संस्थाएं हैं जैसे कि मदरसा और जो संस्कृति कॉलेजेस बनारस में खोले गए, तो ये क्या है, एक इनका इंस्टीट्यूशन जो अंधकार का इनका मंदिर है, अंधकार का धर्मशाला है, जिसमें ये अपने आप को खुद ही अंधेरे में डाल रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट
बुक नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल, और इंग्लिश टेक्स्ट बुक बनने लगे और स्कूलों में इसका बच्चों को पढ़ाने जाने लगे दोस्तों। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। In 1854, the Court of Director of the East India Company in London sent an educational dispatch the Governor General in India। तो 1854 में क्या होता है दोस्तों कि एक जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, उनको भेजा गया क्या कहे जो एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया, और उनको एजुकेशन शिक्षा का गवर्नर जनरल बना के इंडिया में भेजा गया दोस्तों 1854। इन इंडिया issued by चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो जो चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे किसका दोस्तों, कंपनी का। इट हैज़ कम टू बी नोन एज द वुड डिस्पैच, और इनको किस नाम से जाना जाने लगा, वुड डिस्पैच के नाम से जाना। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, और जो इन्होंने निर्देशन दिया, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई, वो इंडिया में इसका फॉलो किया जाए। इट emphasized once again in a practical benefit of system of European learning as opposed to Oriental knowledge। और इसी के साथ साथ इन्होंने प्रैक्टिकल बेनिफिट थे सिस्टम और यूरोपियन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, और जो ओरिएंटल नॉलेज है इसको अपोज किया जाए। वुड डिस्पैच also argued that European learning would improve the moral character of Indians। और वुड डिस्पैच का ये भी इसमें वर्णन था, और ये भी इनका मानना था कि यूरोपियन लर्निंग है वो इम्प्रूव करेगा इनके मॉरल कैरेक्टर को। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और इनको क्या करेगा, सच्चा एक ट्रूथफुल बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। एंड दस सप्लाई द कंपनी विथ सिविल सर्वेंट और हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन, और इसी के साथ साथ जो सिविल सर्वेंट होंगे उन पर भी आराम से विश्वास किया जा सकता है या उनके निर्भर काम किया जा सकता है। इनका सोच ये था दोस्तों। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल सेंस ऑफ डस्टी एंड कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका ये भी सोचना था कि जो ईस्ट जो भारत का जो लिटरेचर है ये फुल ऑफ ग्रेव एरर है, जो गलतियों से भरा पड़ा है, और इनका एक ऐसे सेंस लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है या कम्युनिटी में भर दिया जाता है जो कि विकास हो ही नहीं सकता, जिसमें कोई स्किल्स का ज़रूरत ही नहीं है जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सके या कोई कार्य संचालन कर सके। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। तो अब दोस्तों मोरल एजुकेशन का डिमांड क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया द 19th सेंचुरी। तो अब इसमें बहस क्या छिड़ता है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन था तो ये स्ट्रांगली आलोचना किया गया किनसे, जो क्रिश्चियन मिशनरी थी इंडिया में उनके द्वारा बहस छिड़ा दोस्तों 19वीं सेंचुरी के दौरान। द मिशनरीज felt that education should attempt to improve the moral character of the people and morality could improve only through Christian education। अब मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी जो संस्था चलाते थे उनका सोचना क्या था कि हमारा शिक्षा ही इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर को करता है और लोगों में मोरालिटी लाता है, और ये सिर्फ क्रिश्चियन इस एजुकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है, लोगों को इम्प्रूव किया जा सकता है या उनके मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब ये इनका सोच था। Until 1813, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज्ड टू मिशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। लेकिन 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो इनके अपोजिट में था, अपोज में था, इनके विरुद्ध था। मिशनरी एक्टिविटीज इंडिया में दोस्तों इनके विरुद्ध था। इट feared that missionary activity would provoke a reaction amongst the local population and make them suspicious of British presence in India। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचती थी दोस्तों कि कहीं ये लोगों को भड़का ना दे, या उनके अंदर ये डर था कि जो ये मिशनरी एक्टिविटीज़ है ये लोगों को भड़का ना दे, हमारे
बारे में या हमारे जनसंख्या के बारे में कि हम ब्रिटिश यहाँ इंडिया में शासन कर रहा है या तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे मुल्क में ही वो शासन कर रहा है और तुम्हारे देश में ही रह रहे हैं। तो ये उनको डाउटफुल था, उनको ये शक था इस चीज़ को, इसलिए वो इनके अगेंस्ट थे, मिशनरी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट थे दोस्तों। Over the 19th century, missionary schools were set up all over India after 1857। लेकिन 1857 के युद्ध के बाद दोस्तों 19वीं सेंचुरी में मिशनरी स्कूल लगभग पूरे इंडिया में खोला गया दोस्तों। However, the British government India was reluctant to directly support missionary education। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का आप क्या करता है, डायरेक्टली इसको सपोर्ट करने लगता है दोस्तों। There was a feeling that any strong attack on local custom, practices, belief, and religious ideas might enrage native opinion। अब इनका ये सोचना था कि अगर इनके फीलिंग के साथ या इनके लोकल कस्टम के साथ या इनके प्रैक्टिसेस है, जो इनके धार्मिक सोच है या धार्मिक इनके विश्वास है, अगर इनको ठेस पहुंचा तो इनके जो यहाँ के नेटिव हैं उनके ओपिनियन हमारे ओपिनियन से अलग हो जाएगा या उनका राय हमारे प्रति बदल जाएगा दोस्तों। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। इन द 1830s विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी टॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो अब यहाँ पे विलियम एडम थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, कितने में दोस्तों, 1830 में, जो कि स्कॉटिश मिशनरी के थे। उन्होंने क्या किया, टॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार, और ये कहाँ पे निकाला एक ये मिशनरी, बंगाल में और बिहार में। ही हैड बीन asked by the company to report on progress education in vernacular schools। The report Adam produced in interesting, Adam found that there were over 1 lakh पाठशाला in Bengal and Bihar। तो अब ये रिपोर्ट के जो उनके प्रोग्रेस थे कंपनी के, उन्होंने उनका जायज़ा लिया रिपोर्ट के थ्रू कि जो ये पाठशाला है, जो स्कूलें हैं, इनका क्या मतलब प्रोग्रेस है। और जो एडम का जो रिपोर्ट था, जो स्कूल के प्रति इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, और ये लगभग 1 लाख पाठशाला बंगाल और बिहार में खोल चुके थे दोस्तों और चल रहे थे उस टाइम। There were a small institution with no more than 20 students each, but the total number of children being taught। तो यहाँ पे लगभग इस संस्था में दोस्तों, जो ये पाठशाला था, इसमें लगभग 20 से ज़्यादा छात्र थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिंग टाउट, लेकिन सारे बच्चे को सिखाया जाता दोस्तों। अब ये उस टाइम का दोस्तों कॉलेज हुआ था। ये कहाँ पे था दोस्तों, जी ये बैंक ऑफ रिवर हुगली के नियर पर कलकत्ता के पास में ये एक कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, उसका ये मैसेज है दोस्तों। अभी आप नीचे देखेंगे या आगे पढ़ते हैं पाठशाला में कैसे कैसे पढ़ाई होती थी और किस टाइप का वो पाठशाला संस्था था, उसके बारे में भी नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। इन दिस पाठशाला was considerable over 20 lakh। These institutions were set up by wealthy people or the local community। At times they were started by a teacher guru। और ये लगभग जो पाठशाला का संख्या था ये 20 लाख से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। और इसमें ये संस्था में क्या होता था, जो बड़े अमीर लोग थे और जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने भी अपना इसमें योगदान दिया, और जो टीचर थे वो टीचर को रखे, जिसको गुरु के नाम से जाना जाता था दोस्तों। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज suited to local needs। For instance, classes were not held during harvest time when rural children are often worked in the fields। और इनमें और एडम ने डिस्कवर किया कि ये बहुत ही लचीला इनका सिस्टम है और ये लोगों के नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्लासेस चलता था दोस्तों, और बच्चे पढ़ते थे, लेकिन जब खेती बाड़ी के समय आ जाता था उस समय क्लासें रोक दी जाती थी, ताकि लोग आराम से अपने खेती बाड़ी या फिर फसल वसल को काट के और तैयार कर लें। तो पाठशाला में ये सिस्टम था कि वो मतलब जब खेती बाड़ी का भीड़ का जब टाइम आता था तो उस समय
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि बच्चा को पाठशाला आना ही पड़ेगा। उस टाइम छुट्टी हो जाता था, काम करने लोग फील्डों में चले जाते थे और इस तरह से पाठशाला को रन किया जाता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कॉट एंड स्टोर्ड। जैसे मैंने जैसे आपको बताया, पाठशाला फिर कब शुरू हो जाता था, जैसे कि अनाज काट लिए गए या खेती बाड़ी का टाइम हो गया और अपने अनाज को इकट्ठे कर लिए, स्टोर कर लिए, उसके बाद फिर पाठशाला शुरू कर दिया जाता था। दिस मीन्स डैट इवन चिल्ड्रेन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। अब इसमें क्या होता था, जो किसान के जो बच्चे थे वो भी आसानी से पढ़ लेते थे दोस्तों, क्योंकि इनके टाइम के हिसाब से क्लासेस लगती थी, तो इनके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही आसान था दोस्तों। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स, तो नए नियम और नए कानून आए दोस्तों। अप टू द मिड 19th century द कंपनी वाज कंसर्न्ड प्राइमरली विद द हायर एजुकेशन। तो लगभग मिड 19th सेंचुरी के दौरान जो कंपनी का जो मेन सोच था कहाँ पे था, प्राइमरी हायर एजुकेशन का लेके था दोस्तों। सो इट कुड अलाउड टू लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। और इनका ये भी सोचना था कि ये पाठशाला के जो लोकल पाठशाला हैं इनको फंक्शन करने, इसको काम करने से इनका कोई इंटरफेरेंस ना हो। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। लेकिन 1854 के बाद तो कंपनी ने क्या डिसाइडेड किया कि जो वर्नाकुलर जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जाए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। और ये माना गया कि इसको कैसे किया जा सकता है, और ये महसूस किया गया कि इसको लागू कैसे किया जाता है। तो इसको एक ऑर्डर के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए और सिस्टम के हिसाब से इसको चलाया जाए, जब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन। तो अब इनका सोचना था कि ये पाठशाले में तो अपने अकॉर्डिंग लचे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इनका सोच था कि नहीं, एक सिस्टम से चले जिसमें टाइम टेबल हो, टाइम से बच्चे आए, टाइम से पढ़ाई हो और टाइम से बच्चे जाएं। तो ये एक इनका अलग सोच हुआ दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं आप पाठशाला का इमेज देखो। तो पाठशाला इस टाइप का होता था दोस्तों, जिसमें एक गुरु होते थे और बाकी सब बच्चे शिक्षा का प्रदान लेते थे। It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. अब इन्होंने क्या किया, जो पंडित थे उनको गवर्नमेंट पंडित के रूप में इनको अपॉइंट किया गया और 4 से 5 स्कूल में इनको अपॉइंट किया गया। द टास्क ऑफ द पंडित was to visit the पाठशाला and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic report and the take क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। अब इन्होंने क्या किया, लगभग लगभग बहुत से पंडितों के अपॉइंट किया और पाठशाला में इनको रेगुलर पढ़ाने के लिए लगा दिया गया। और ये भी बताया गया उसके साथ साथ कि एक नाम वाइज, लिस्ट वाइज इनका अटेंडेंस बने कि कौन कौन से बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और टाइम टेबल के हिसाब से इनका पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने एक टाइम टेबल तैयार किया दोस्तों। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब क्या होने लगा दोस्तों, उस टाइम पाठशाला में गुरुओं से सीखते थे, लेकिन इस टाइम प्रॉपर एक टेक्स्ट बुक को हुआ जिससे वो आसानी से पढ़ सकते थे, और इनका एक वार्षिक एग्जामिनेशन भी होने लगा दोस्तों। स्टूडेंट वर वाज टू आस्क टू pay a regular fee, attend a regular classes, sit on the fixed seat and obey the new rules of discipline. तो स्टूडेंटों को, छात्रों को क्या बताया गया कि उनको रेगुलर क्लासेस लेने हैं, उनमें रेगुलर फ़ी होगा, रेगुलर क्लासेस लेंगे के, और अपने एक जगह पे बैठने हैं, और जो नए नियम और डिसिप्लिन है उसको भी मानने पड़ेंगे। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर consequence. In the earlier system, children from poor peasant families
had been able to go to पाठशाला। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो नए नियम बनाए जाते हैं या जो नए नियम इसमें लाया जाता है, तो इनमें क्या किया जाता है, जो पुराने सिस्टम उसमें चिल्ड्रन, जो गरीब के जो किसान थे, वह किसान परिवार के बच्चे थे, आरामी से आसानी के साथ पढ़ लेते थे पाठशाला में, और उसमें टाइम टेबल भी उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल था। लेकिन इसमें क्या है, एक डिसिप्लिन हो गया दोस्तों, टाइम टेबल भी फिक्स किया गया है नए सिस्टम में, रेगुलर अटेंडेंस लगने लगे उसमें, फिर हार्वेस्ट के भी टाइम में उसमें क्या हुआ, कोई तब्दीली नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं, हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड, inability to attend school come to be seen in seen in discipline as a evidence of the lack of the desire to learn। अब क्या हुआ, जैसे जो खेती बाड़ी के टाइम में जो स्टूडेंट नहीं जा पाते थे, उनको अब अटेंडेंस तो नहीं लगता था, तो अब वो उनको सोचा गया कि इसको अब सीखने का इच्छा नहीं है, ये इनडिसिप्लिन है और डिजायर टू लर्न स्टूडेंट नहीं है, तो अब इसको क्या गया, अब इन बच्चे को नेगलेक्ट करने लगे दोस्तों। द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज। अब इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा है, तो कुछ जो इंडियन थे वो क्या सोचते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन है जो कि हमारे मॉडर्नाइजेशन को अच्छे से डेवलप कर सकता है। they urged that British to open more schools, colleges and university and spend more money on education। तो ये क्या आग्रह करते थे ब्रिटिशों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिक्षा में पैसा आप निवेश करें। देयर वेर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, और उन्हीं में से कुछ लोग से जो वेस्टर्न एजुकेशन के विरुद्ध में थे, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर वे टू सच इंडिविजुअल्स। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे जो इनके विरुद्ध थे, जो इनके एजुकेशन सिस्टम थे उनसे विरुद्ध में थे। कौन कौन थे, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, और इनका क्या सोचना था कि इंग्लिश एजुकेशन हम लोगों को एक दासी के रूप में बना लेगा। महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of India। और महात्मा गांधी का सोच ये था, तो उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो कॉलोनियल एजुकेशन इनका ये क्या करेगा, सेंस क्रिएट करेगा इन्फेरिटी का भारतीयों के बीच में। क्योंकि पहले ही वो क्या बता दिए थे कि इंडिया का अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे सिविलाइज नहीं है, साइंटिफिक तरीके से नहीं जी पाते हैं, तो ये सब चीज़ इंडियन और भारतीयों को माइंड में भर देगा। तो इसके खिलाफ थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर। और वो इनका मानना ये भी था कि जो भारतीय हैं उनको दिमाग में क्या भर दिया जाएगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सुपीरियर है और सबसे बेहतर है, और हमारा कल्चर बेकार है, हमारे कल्चर उच्च लेवल का नहीं है। देयर वॉज ए पॉइजन इन दिस एजुकेशन, शायद महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि इस शिक्षा में पॉइजन है, जहर है। इट वॉज सीनफुल टू इनस्लेव इंडियंस, इट कास्ट ऑन एविल स्पेल ऑन देम। और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बुरा काम होने जा रहा है भारतीयों के साथ और इसको ख़त्म करना पड़ेगा। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी क्या सोचते थे कि भारतीय का एजुकेशन हो, वो पढ़े लिखे, लेकिन इसके एवज में क्या होना चाहिए, वो अपना सेंस ऑफ डिग्निटी समझे, सेल्फ रेस्पेक्ट समझे, ये ना कि यूरोपियन एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन लेके उन्हीं के जैसे बन जाए या उनमें अपना माइंड सेटअप बना ले। तो ये महात्मा गांधी का इसके वजह से विरोध था उनके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट he urged a student to leave educational institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved। और जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने छात्रों से, स्टूडेंट से क्या आग्रह किया कि वो भी इस आंदोलन का सहयोग करें और वो ब्रिटिश को ये बताएं कि इंडियन है जो कि अब चाह के भी इनका हम दासी नहीं बन सकते, इंस्लेव नहीं रहेंगे।
Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be medium of teaching education in English crippled Indians डिस्टेंस। और महात्मा गांधी का सोच था दोस्तों कि जो भारतीय हैं वो अपने भारतीय लैंग्वेज में ही सीखें, और जो इंग्लिश एजुकेशन ये क्या कर देगा, इंडियन कल्चर के उसको तहस नहस कर देगा। देम फ्रॉम देयर ऑन सोशल सराउंडिंग, और उनके सामाजिक वातावरण से भी दूर कर देगा। एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ऑन लैंड स्पीकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज, और अपने ही देशों में और अपने ही ज़मीनों से उसको अजनबी बना देगा दोस्तों, जब वो अपने ही देश में रह के और फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगेंगे दोस्तों। जैसे आजकल देखा जाता है दोस्तों, आप शहर में जाओगे तो भारतीय रहेंगे, लेकिन अब एक दूसरे से ही वो अंग्रेजी में बात करते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो ये थॉट था ब्रिटिश का, लेकिन आजकल कुछ लोगों भारतीयों में भी ये सोच आ गया है, ताकि वो अपने आप को समझते हैं कि दोस्तों इंग्लिश बोल रहे हैं तो एक सुपीरियर है। भैया ये तो कुछ नहीं है, बस ये एक लैंग्वेज है। तो आप लैंग्वेज जान गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हिंदी जानता है जो या हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो वो आपसे नॉलेज में कम होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। तो ये उस टाइप का थॉट था महात्मा गांधी का कि अपने ही देश में लोग फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे और अपने आप को ही मतलब अपने ही ज़मीन से दूर हो जाएंगे और अपने आप से ही अजनबी हो जाएंगे, और उनको ये चीज़ मालूम भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप टॉपिक को अच्छे से देखें, वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ इन पॉइंटों का, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे और एक भी कहीं पे भी चैप्टर में आपको ना समझने की कोई भूल ना हो जाए। इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में हर पॉइंट्स का डिस्कस करता हूँ आपके साथ। Despising local culture, the English educated did not know how to relate टू द मासेस। लेकिन अब जो फॉरेनर थे उनको तो दिक्कत होता था कि हाँ जो लोकल कल्चर है, जो इंग्लिश एजुकेटेड है, उनको मालूम नहीं था कि कैसे लोग हैं इनके साथ रिलेटेड हुआ जाए। वेस्टर्न एजुकेशन उनका सोच यही था कि बस इंग्लिश इनको भारतीय को सिखा दो, फिर ये हमारे में घुल मिल जाएंगे, फिर हम आसानी से इनको मुर्गा बना के आराम से हम शासन करेंगे दोस्तों। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि लोग यहाँ पे तो बड़े विद्वान विद्वान थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और देश को आज़ाद कराया दोस्तों। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी said focused on reading and writing rather than oral education। तो जो महात्मा गांधी थे उनका क्या था सोच, और वो क्या कहते थे कि पढ़ना और लिखना उससे बेटर ओरल नॉलेज। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रादर देन लिव्ड एक्सपीरियंस। वो सोचते थे कि जो टेक्स्ट बुक से हमें नॉलेज नहीं मिल सकता है, वो उससे बेटर हमें एक्सपीरियंस से मिल सकता है दोस्तों, और प्रैक्टिकल नॉलेज से मिल सकता है। उनका भी मानना काफ़ी हद तक सही है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें किताब में नॉलेज होती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं होता है। और जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है या एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्तों, तो उस चीज़ के बारे में पुख्ता पकड़ हो जाती है, पुख्ता नॉलेज हो जाता है दोस्तों। He argued that education ought to develop a person mind and soul. Literacy or simply learning to read and write by itself did not count as education। और इनका ये आर्ग्यूमेंट था दोस्तों कि एजुकेशन इंसान के माइंड को डेवलप करता है, उसके आत्मा को डेवलप करता है, और ये जो शिक्षा है सिंपली आप लिखने जानने से या पढ़ने जानने से, इसका मतलब ये एजुकेशन नहीं होता है दोस्तों कि आप लिखना सीख लिए या पढ़ना सीख लिए तो आप एजुकेटेड हो। तो इसका मतलब ये लिखना सीख लेने से आप एजुकेटेड नहीं होगा, यह शिक्षा आपको प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये नहीं। As nationalist sentiments spirit, other thinkers also began thinking of system of national education which would be radically different from that set up by British। तो जो अलग अलग जो सेंटिमेंट के लोग थे, जो अलग अलग थिंक सोचने वाले थे, वो अलग अलग अपने हिसाब से सोचने लगे कि राष्ट्रीय शिक्षा किस हिसाब से होना चाहिए, और अलग अलग हिसाब से ब्रिटिश ने अलग अलग जगह पे इसका सेटअप कर दिया दोस्तों। टाइगर्स अबोट ऑफ पीस।
रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। तो रविंद्रनाथ ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक आवास योजना, जैसे कि मतलब बच्चे वहाँ पे रहते थे और पढ़ते थे, तो इन्होंने 1901 में एक इंस्टीट्यूशन संस्था खोला दोस्तों। एज चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या सोच था दोस्तों कि बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं या डेली जाते हैं, तो ये इन चीज़ों से नफरत करते थे। इनका पढ़ाने का तरीका अलग था दोस्तों। वो डिटेल में जानते हैं, देखते हैं उनका सोच क्या था। He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing so. While other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. अब इनका ये सोचना था कि जो स्कूल होता था उसमें दम घुटता है या ऑप्रेसिव हो जाते हैं, उसमें बच्चे अपने आप को कैद के जैसे फील करते हैं और अपना जो क्या सोच है उसको हम अपने हिसाब से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और एक बच्चे दूसरे को बोलता है, दूसरे को सुनते हैं, तो ये इनको आश्चर्य जगाता था। ये स्कूल के बारे में इनका सोच ये था दोस्तों। टाइगर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, तो टाइगर्स का जो रियल आइडिया था एजुकेशन के बारे में क्या था वो डिस्कस करते हैं। वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, वेयर she could be free and creative, where she was able to explore her own thought and design। तो इनका ये सोचता जहाँ बच्चा अपने आप को स्वतंत्र फील करता हो या खुशी फील करता हो या खुश हो, तो वहाँ पे वो फ्री क्रिएटिव होगा और वो एक्सप्लोर करने में सक्षम होगा और फ्रीली अपना थॉट, सोच या आइडिया, डिजायर को वो एक्सप्रेस कर सके किसी के आगे। टाइगर्स फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought टू बी, और बच्चे ऐसे होते हैं, उनका सोच ये था। ना कि एक कमरे में बंद कर दिया और उसको टेक्स्ट बुक दे दिया और भेड़ बकरी के जैसे सिखाया जा रहा है, तो वो एजुकेशन सिस्टम को ये नहीं मानते थे उसमें। A time of self learning outside the rigid and restriction discipline of the schooling। तो ये क्या समझते थे दोस्तों कि ऐसा टाइम हो जिसमें बच्चे अपने आप से सीखें, और जो कठोर जो इनका जो सिस्टम है, रेस्ट्रिक्शन है, डिसिप्लिन है स्कूलों का, ये सब सिस्टम जो ब्रिटिश ने बनाया है, इस हिसाब से बच्चे ना सीखे, अपने हिसाब से सीखे, जिसमें फ्रीली वो फील करता हो और अपने हिसाब से वो सीखता हो। तो इस हिसाब से रविंद्रनाथ का, टैगोर का उनका सोच था, जिससे बच्चा फ्रीली कोई भी चीज़ सीख ले, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई डिसिप्लिन में कोई दिक्कत ना हो। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। और जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक हो वो ऐसे हो कि जो इमेजिनेटिव हो, जो सोच सके और समझ सके बच्चे को, और उसको हेल्प कर सके, उनको मदद कर सके और उनके विकास करा सके, उनके क्यूरियोसिटी को लेके उनको बच्चे कैसे विकास करें उनके बारे में सोच सकें। अकॉर्डिंग टू टैगोर्स, द एग्जिस्टिंग स्कूल kill the natural desire of the child to be creative or sense of wonder। और टैगर के हिसाब से क्या था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वो नेचुरल जो डिजायर है, वो बच्चे के जो नेचुरल डिजायर है, जो उनका क्रिएटिव सोच है, सेंस ऑफ वंडर है, इनको क्या कर रहा है, किल कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, उसको मार रहा है दोस्तों। जो बच्चे का क्रिएटिविटी है, सेंस ऑफ वंडर, उसको ख़त्म कर रहा है दोस्तों। Tiger was of the view that creative learning could be encouraged only within the natural environment। और टैगर का ये भी मानना था या ये भी उनका व्यू था कि क्रिएटिव जो लर्निंग है, जो बच्चे सीख सकते हैं, अपने अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कलकत्ता इन रूरल सेटिंग। तो इसलिए इन्होंने क्या किया,
अपना स्कूल सेटअप किया 100 किलोमीटर दूर, जो गांव था कलकत्ता से, जो रूरल एरिया में था। ही साउ इट वाज एन अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन के नाम से उन्होंने खोला दोस्तों। वे आर लिविंग इन अ हार्मोनी विथ नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो शांति निकेतन इन्होंने शांति निकेतन के नाम से इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला, और उसमें बच्चे नेचुरली जो पढ़ सके और अपने क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सके नेचुरली। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन ए सिमिलर वे। और इनका जो महात्मा गांधी का सोच और जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो सोच था, लगभग लगभग कहीं शिक्षा के प्रति मेल खाते थे दोस्तों। देयर वेर हाउएवर डिफरेंसेस टू, और बहुत से डिफरेंसेस भी थे। गांधी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी का बहुत ही हाईली क्रिटिसाइज था, आलोचना था वेस्टर्न एजुकेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, और उनके जो ये मशीन टेक्नोलॉजी से, इनसे ये क्रिटिसाइज थे महात्मा गांधी। टैगर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द बेस्ट। और टैगर का सोचना या मानना ये था कि जो इनको कंबाइन किया जाए मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और फिर उसके बाद देखा जाए कि कौन सा बेस्ट है, फिर उसको आगे माना जाए। Within the Indian tradition, he emphasized need to teach science and technology। और इसी के साथ साथ जो इंडियन जो परंपरा है, इसमें क्या का बढ़ावा दिया जाए, साइंस का दिया जाए, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा दिया जाए या पढ़ाया जाए एट शांति निकेतन अलॉन्ग विद द आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। तो शांति निकेतन में इन्होंने क्या क्या का बच्चे को सिखाना चाहते थे, जैसे आर्ट भी बच्चा सीखे, म्यूजिक भी सीखे, डांसेस भी सीखे, जो कि जिससे बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे आसानी से जा सके और अपने उसमें महारत हासिल कर सके। एजुकेशन एज सिविलाइजिंग मिशन। Until the introduction of the Education Act 1870, there was no widespread education। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एजुकेशन 1870 में आया, उसमें क्या है, देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन, जिसमें जो बहुत शिक्षा के बारे में बहुत से फैले नहीं है, फॉर द पॉपुलेशन एज ए होल फॉर द मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और सारे के लिए ये सब ज़्यादा इसमें फैलाया नहीं गया है, जो 1870 में जो मिशन बनाया गया है, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था। चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट, पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंट टू द स्कूल फॉर देयर अर्निंग वाज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। अब क्या होता था, जो गरीब फैमिली से थे, जो लेबर क्लासेस से थे, वो वाइडली प्रिविलेंट थे, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तो और कारण क्या था, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो फिर पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसका क्रिटिकल रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि वो अपने फैमिली के परिवार को सर्वाइवल के लिए वो काम करते थे, ताकि वो अपने फैमिली को चला सके। इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल वेयर ओपन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपल्सरी स्कूलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों कि ये जो एजुकेशन एक्ट आया, इसमें क्या था कि स्कूल को ओपन किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, और कंपलसरी अनिवार्य रूप से स्कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए और शिक्षा दी जाए। अब दोस्तों देखेंगे मैच द फॉलोइंग। लगभग लगभग यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होने लगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग को। विलियम जोन्स थे, जैसे शुरू में ही फर्स्ट में ही आपने पढ़ा दोस्तों कि विलियम जोन्स कौन थे, रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। तो जो भारत का जो एंशिएंट, जो प्राचीन काल का जो कल्चर था, उसको रिस्पेक्ट के रूप में लिए उन्होंने और सीखने की कोशिश किया। लेकिन बहुत से जो अलग थॉट प्रोसेस थे, अलग जिनका माइंड सेटअप था, उन्होंने इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ किया। रविंद्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। इनका सोच क्या था कि बच्चा को नेचुरली सिखाया जा सकता है। थॉमस मैकोले, थॉमस मैकोले कौन थे,
प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, उनका मानना था कि इंग्लिश के बगैर इनका सिविलाइजेशन होगा ही नहीं, या जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, वो जब तक इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे या इंग्लिश एजुकेशन उनके अंदर नहीं आएगा, वो सिविलाइज कर ही नहीं सकते। महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी क्या क्या आलोचना आलोचना की है इंग्लिश एजुकेशन का। और पाठशाला, पाठशाला किनके द्वारा संचालित किया जाता था? गुरु के द्वारा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स। जेम्स मिल वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, तो ये थे ट्रू है दोस्तों। The 1854 dispatch of an education was in favor of English being introduced a medium of higher education in India, ट्रू है दोस्तों। महात्मा गांधी thought that promotion of literacy was the most important aim of education, false, ये गलत है दोस्तों। Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict of discipline, नहीं, गलत है दोस्तों, क्योंकि यही इसी का तो वो विरोध किए दोस्तों कि ये जो स्ट्रिक्ट रूल है या डिसिप्लिन है उसमें बच्चे को घुटन होता है, वो सीख नहीं पाते हैं नेचुरली, तो इसी के लिए तो उन्होंने शांति निकेतन का स्थापना किया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।